काश उस 17 साल की लड़की ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा होता, तो शायद वो जिंदा होती। उसने सोचा था प्यार मिलेगा, लेकिन उसे एक मौत मिली। कई बार इंसान की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो जाती है, जहाँ प्यार और जिद दोनों ही खतरनाक बन जाते हैं। एक तरफ मासूम मोहब्बत में डूबी लड़की, दूसरी तरफ फौजी बनने का सपना पूरा कर चुका एक लड़का। लेकिन जब झूठी मोहब्बत सच के रास्ते में आके खड़ी होती है दोस्तों, तो वही रिश्ता खून और बर्बादी की कहानी बना देता है। आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, ये उस लड़की की आखिरी चीख है जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन बदले में दोस्तों उसे एक दर्दनाक मौत मिली। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर तमाम लोगों का स्वागत है कहानी विद मनीष में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई एक दिल दहलाने वाली सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला में एक छोटा सा गांव है ढक्का। तो दोस्तों, 17 नवंबर 2025 की शाम यहाँ हापुड़ से एक बारात आई थी। बारात में सब तरफ खुशी का माहौल था। लोग आराम से खाना खा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और तैयारियां चल रही थी बड़े जोरों शोरों से। थोड़ी देर बाद कुछ जिम्मेदार लोग एक दूसरे को इकट्ठा करके कहते हैं, चलो पहले निकाह की तैयारी कर लेते हैं, पहले निकाह पढ़वा लेते हैं। लेकिन कुछ बाराती कहते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकाह करेंगे। तभी जिम्मेदार लोग फिर कहते हैं, नहीं, पहले निकाह होगा, उसके बाद आराम से बैठकर खाना भी खाएंगे और बातें भी करेंगे। यहीं से इस खुशियों भरी महफिल में तूफान आना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसी बीच करीब 30 साल की एक लड़की आती है, गाजियाबाद के ट्रोनिका थाना क्षेत्र की पुलिस को साथ में लेकर। वो सीधा दूल्हे के सामने जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 6 साल तक इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये मेरे मामा का बेटा भाई है और आज किसी और से ये निकाह कर रहा है। लड़की ने इतना कहते ही पूरी बारात में हड़कंप मच जाता है दोस्तों। लोग खाना छोड़ देते हैं, बातें बंद कर देते हैं और पूरा माहौल सन्नाटे में फैल जाता है। उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। उसने साफ मना कर दिया। वो लड़की कहती है कि मैंने इससे पहले ही कहा था, अगर ये किसी और से निकाह करेगा तो मैं बारात में पुलिस लेकर आऊंगी और किसी भी कीमत पर शादी नहीं होने दूंगी। ये बात जब दुल्हन तक पहुंचती है तो दुल्हन भी शादी से साफ इनकार कर देती है दोस्तों। वो दुल्हन कहती है, इतनी बड़ी बात कोई ऐसा ही नहीं करता, कुछ न तो कुछ इस बात में सच्चाई जरूर होगी। दुल्हन रोती हुई अपना सब छोड़कर सीधे घर चली जाती है और गाजियाबाद की पुलिस दूल्हे को अपने साथ ले जाती है। दुल्हन के पिता सैद नगली थाने में पहुंचकर दूल्हे के परिवार पर शिकायत दर्ज करा देते हैं और लिखवाते हैं कि इसने हमसे कई बातें छुपाई, धोखा दिया। एफआईआर दर्ज होती है और ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल जाता है। हर मोबाइल में यही चर्चा, यही वीडियो, यही बातें सामने आती हैं। दूल्हा नहीं चाहता था कि उसकी इज्जत और परिवार की इज्जत यूं त्यार तार हो जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब दुनिया उससे उसकी इज्जत छीन लेती है और इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है। अब आते हैं आज की कहानी पे, जिसमें एक इंसान ने इसी इज्जत को बचाने के लिए कत्ल कर दिया। उसने सोचा सबूत नहीं होगा तो पकड़ा भी नहीं जाऊंगा, और सच में कोई सबूत भी नहीं था दोस्तों। लेकिन जब कत्ल हुआ, उसने मरने से पहले एक कागज के टुकड़े पर एक कातिल का नाम लिखा था और वहीं से पुलिस को एक ऐसा सुराग मिलता है दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से करीब 15 किलोमीटर दूर थरवई थाना क्षेत्र की गांव लखरवा की है। 15 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे कुछ बच्चे खेतों की तरफ घूमने जा रहे थे। अचानक उनकी निगाह दो कुत्तों पर पड़ती है। एक कुत्ते के मुंह में इंसान का कान, दूसरे कुत्ते के मुंह में लंबे बाल। बालों की लंबाई देखकर लगता था कि यह शायद किसी लड़की या महिला के बाल है, लेकिन कान किसका है ये जानने के लिए बच्चे आसपास देखते हैं। पास ही में उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है। गड्ढे में एक हाथ और एक पैर और एक सिर दिखाई दे रहा था। बच्चे घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आ जाते हैं और देखते ही देखते सैकड़ों फिर हजारों लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं दोस्तों। खबर फैल जाती है, लोग आते जाते रहते हैं। हर कोई जानना चाहता था आखिर ये मामला क्या है। फरवई थाना प्रभारी संतोष कुमार पांडे, एसपी चंद्रपाल सिंह और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचता है। साथ ही मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड आता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लाश आखिर में है किसकी, कत्ल किसने किया और कत्ल करने का रीजन क्या है, क्यों किया। अब गांव वाले लगातार इकट्ठा होते जा रहे थे। भय, डर और बेचैनी तीनों माहौल में फैल चुके थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पहचान की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, वैसे वैसे पुलिस की परेशानी बढ़ती गई। शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि पहले लड़की का गला दबाया गया और फिर उसके चेहरे, गले और सिर पर किसी तेज धारदार हथियार से कई वार किए गए। ये वार दोस्तों सिर्फ शरीर पर नहीं थे, ये किसी की मासूम जिंदगी पर किए गए वार थे। अब पुलिस ने जांच तेज कर दी। 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। घटना सोशल मीडिया पर
तेजी से फैलने लगी थी और आसपास के हर थाने को खबर भेजी गई कि फामाफाऊ, थरवई, फलमपुर, चोरावा, नवाबगंज, होलागढ़ और मऊआइमा में सब जगह पर संदेश बिल्कुल साफ था कि 20 से 25 साल की एक लड़की की लाश मिली है। 2-3 दिन ये लाश पुरानी है। अगर किसी की गुमशुदगी दर्ज हो तो तुरंत बताएं। पुलिस अपनी हर तरफ से हर जगह पर तलाश कर रही थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। कितना दर्द होता है जब कोई लापता हो जाए और दुनिया उसे पहचानने से पहले ही खो दे। तभी कैंट थाना क्षेत्र में एक परिवार पुलिस के पास आता है। परिवार कहता है, साहब हमारी भतीजी है साक्षी, उम्र उसकी करीब 17 साल है। कटरा के पास एक इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा की छात्र है वो। साक्षी मूल रूप से सोराव क्षेत्र की रहने वाली थी। पिता मुंबई में ड्राइवर की नौकरी करते थे। एक भाई और 2 बहनें थी। तीनों बहनें बहुत छोटी थी। उसके चाचा और चाची ने उसे अपने पास रखा हुआ था क्योंकि चाची बहुत बीमार रहती थी और घर में किसी की मदद की जरूरत थी। साक्षी वहीं रुककर पढ़ाई कर रही थी। 10 नवंबर 2025 की सुबह वो रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकलती है दोस्तों, लेकिन स्कूल पहुंची ही नहीं और वापस भी नहीं लौटी। परिवार ने हर जगह तलाश की, फिर भी नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता में नहीं लिया। उनका सोचना था कि 17 साल की लड़की कहीं घूमने चली गई होगी, वापस आ जाएगी। परिवार की तकलीफ और डर को किसी ने नहीं समझा। अब जब लाश मिली तो पुलिस ने पूरी ताकत से अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस बैग खोलती है, अंदर मिलता है साक्षी का आधार कार्ड मिलता है। उसके अंदर एक छोटा शीशा जिसमें वो अपना चेहरा देखा करती थी, थोड़ा सा मेकअप का सामान और सिंदूर की डब्बी। उसके अंदर बैग के अंदर कॉफियां भी होती हैं, किताबें भी होती हैं और दोस्तों सिंदूर को देखकर पुलिस को शक हुआ कि ये मामला प्यार का है और शायद इसी वजह से उसकी जान गई है। घर वालों ने बताया कि साक्षी के पास एक मोबाइल था, लेकिन उस मोबाइल के अंदर कोई सिम नहीं थी। वो साक्षी सिर्फ घर के वाईफाई से नेटवर्क चलाती थी। पुलिस ने मोबाइल चेक किया, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। 36 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका था। फिर पुलिस ने बैग की कॉफियों का एक एक पन्ना खोलकर देखना शुरू किया। साक्षी के 14वें पेज पर बहुत छोटे अक्षरों में एक नाम लिखा था, दीपक। परिवार से पूछा गया, क्या आप किसी दीपक को जानते हैं? परिवार वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि साहब हम किसी दीपक को नहीं जानते। क्लास में बच्चों से पूछा गया, लेकिन बच्चों ने भी मना कर दिया, हम किसी को दीपक को नहीं जानते। पुलिस ने कॉफी एक बार फिर खंगाली। फिर दोस्तों 16वें पन्ने पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, बिल्कुल छोटे अक्षरों में। पुलिस की उम्मीद फिर जग उठी। पुलिस ने वो नंबर ट्रेस किया, नंबर बिल्कुल बंद था। लेकिन दोस्तों लोकेशन उस नंबर की इसी इलाके की आ रही थी जहाँ लाश मिली थी। जब लाश उठाई जा रही थी उस समय भी नंबर उस इलाके में घूम रहा था। पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी और आखिरकार नंबर का पता लगा। नंबर जिस व्यक्ति का था वो हर्षवर्धन सिंह यादव उर्फ दीपक, करीब 26 साल का था। वो 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी और अप्रैल 2025 में पटियाला में ट्रांसफर हो गया था। इंस्टाग्राम पर उसकी बातचीत एक लड़की से शुरू हुई थी। जाल बिछाया, घेराबंदी की और दीपक को पकड़ लिया गया। अब पूछताछ शुरू होती है। दीपक से पूछा जाता है। पहले तो वो बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा देर तक वो टिका नहीं, क्योंकि आप सबको पता है पुलिस किस तरीके से सवाल और जवाब करती है। और दीपक ने साफ कहा, हाँ कत्ल मैंने ही किया है। जब पुलिस ने दीपक से पूछा तुमने कत्ल क्यों किया, तो उसने जो कहानी सुनाई वो डराने वाली भी थी और सोचने पर मजबूर करने वाली भी। दीपक बताता है, जब मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी पर था तो एक दिन इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देख रहा था। अचानक एक लड़की की फोटो सामने आई। मैंने उससे बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे पता चला कि वो भी प्रयागराज की रहने वाली है। दोस्ती शुरू हुई, फिर चैटिंग, फिर वीडियो कॉल और रिश्ता आगे बढ़ता गया। लड़की ने अपने गांव, अपने घर के बारे में बताया तो दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी, भावनाएं गहरी होती गई। जून 2025 में दोनों पहली बार मिले। छुट्टी में दीपक उससे कई बार मिलने लगा। लड़की तो उसके लिए सच में दिल देकर प्यार करने लगी थी, लेकिन लड़का सिर्फ टाइम पास कर रहा था। वक्त आगे बढ़ता गया। नवंबर 2025 आता है और नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में दीपक ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो डाली और लिखा। उस फोटो में लिखा हुआ था कि ये आपकी भाभी है। मतलब ये था कि उसकी होने वाली दुल्हन। ये देखकर साक्षी के होश उड़ गए। साक्षी ने दीपक से पूछा कि प्यार मुझसे करते हो, चैटिंग मुझसे, वीडियो कॉल भी मुझसे करते हो और शादी किसी और से, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर दीपक ने कहा, हाँ मेरी शादी है 30 नवंबर को, सोराव वाले गांव में बारात जाएगी। साक्षी गुस्से से भर गई। उसने साफ कहा, अगर शादी नहीं रोकी तो मैं बारात में जाकर हंगामा कर दूंगी। शादी तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। दीपक बिल्कुल डर गया और वो घबरा जाता है। 8 नवंबर को छुट्टी पर घर आ गया। वो चैटिंग कर साक्षी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की एक ही बात बताती कि शादी सिर्फ करूंगी वो तुमसे ही करूंगी। दीपक के दिमाग में अब खतरनाक प्लान बन चुका था। उसने एक जगह से चाकू का इंतजाम किया और 10 नवंबर 2025 को उसने इंस्टाग्राम पर मैसेज लिखा, मिलना है, बालसन चौराहे पर आ जाओ। साक्षी रोज की तरह स्कूल के नाम पर घर से निकलती है, लेकिन वो स्कूल उस दिन नहीं जाती है। वो सीधा बालसन चौराहे पर दीपक से मिलने पहुंचती है। दीपक बाइक पर था। दोनों आजाद पार्क पहुंचे और 2 टिकट भी ली। दीपक और साक्षी करीब 5 घंटे वहां पर बैठे रहे।
दीपक उसे समझाता रहा कि शादी नहीं हो सकती, जाति अलग है, उम्र अलग है। लेकिन लड़की भी अड़ गई। शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, लेकिन और किसी से नहीं कर सकती। फिर दोनों भारद्वाज आश्रम भी गए, वहां 2 घंटे बैठे रहे। दीपक ने फिर समझाने की कोशिश की उस लड़की को, लेकिन लड़की लगातार मना ही कर रही थी। लड़की ने कहा, देखो मैं सिंदूर भी साथ लाई हूँ और आज शादी करनी ही करनी है। ये सुनकर दीपक के मन में डर और गुस्सा दोनों भर गए। फिर उसने लड़की से कहा, चलो अपने गांव चलते हैं, माँ बापू से मिलवाता हूँ तुम्हें। गांव के पास एक मंदिर भी है और शादी भी वहीं करेंगे। दोनों बाइक से निकलते हैं। सोबतिया बाग, शास्त्री पुल, अंधावा और फिर सहसों से होते हुए वो थरवई की तरफ पहुंचते हैं। दीपक का गांव कुसुमगर आने से करीब 700 मीटर पहले वो बाइक रोक देता है। तब तक अंधेरा हो चुका था। दीपक दूर से कहता है, देखो वो राम मंदिर। फिर लड़की को एक बाग में ले जाता है और वहां फिर वही बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन लड़की एक ही बात कहती है, शादी सिर्फ तुमसे ही करनी है। दीपक का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसने मौका देकर लड़की की सुन्नी से उसका गला दबा दिया। लड़की बेहोश जैसी हो गई थी और फिर दीपक ने चाकू निकाला और चेहरे, गर्दन, सिर, हर जगह उसके बाद एक ताबड़तोड़ वार किए। लड़की वहीं मर गई। दीपक को यकीन हो गया कि लड़की अब पूरी तरीके से मर चुकी है। तो उसने उसके पैरों को लड़की के ही कपड़ों से उसके बांध दिया। फिर बगल में मंदिर पहुंचा। उसे पता था कि पावड़ा कहाँ रखा है। वहां से पावड़ा उठाया, फिर बगीचे में गड्ढा खोदा और लड़की को वहीं दफना दिया। दीपक ने सोचा, इंस्टाग्राम से कोई नहीं पकड़ पाएगा मुझे, मोबाइल बंद कर दूंगा और कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। कत्ल 10 नवंबर की रात को हुआ। 11 तारीख, 12, 13 और फिर 14 हर दिन दीपक लाश को देखने आता रहता था कि गड्ढा सही है या नहीं। लेकिन 15 तारीख को वो पहुंचने से पहले ही पुलिस और हजारों लोग वहां मौजूद थे। दीपक दूर से सब कुछ देख रहा था। उसे लगा कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए उसे अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। पर उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि बैग को फेंकना। जो लड़की का बैग था उसने उसको फेंक दिया था। अगर उस बैग को भी दफना दिया होता तो शायद वो पुलिस के नाम और नंबर भी नहीं मिलता। बैग में कॉफी थी, कॉफी में दीपक का नाम लिखा हुआ था और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। यही पुलिस की सबसे बड़ी सुराग बन गया था और इसी से कातिल तक पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने फौजी दीपक को गिरफ्तार कर दिया और जेल भेज दिया। अब न उसकी शादी हो सकती है और न तो वो उसकी नौकरी बच सकती है, और इज्जत तो पहले ही उसकी खत्म हो चुकी थी। कभी कभी एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है दोस्तों, और कई जिंदगियों को एक साथ में डुबो देता है। अगर दीपक 1 साल का इंतजार कर लेता या परिवार वालों को ये बात खुलकर बता लेता तो शायद वो दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन गुस्से और झूठ के रिश्ते हमेशा खून पर ही आकर खत्म होते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर ऐसे नकली प्रेम के संबंध में बहुत बनते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, जिनकी कोई नींव नहीं होती है। ऐसे रिश्ते कभी इमारत नहीं बनते, वो हमेशा ढह जाते हैं और कई बार जिंदगियां भी ढह जाती हैं। तो ये थी आज की अपनी कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट कहानी में किस पे बनाऊं वो भी आप मेरे को बता देना। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। जय हिंद,